I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is homogeneous hydrogenation. होमोजीनस हाइड्रोजिनेशन में आज हम एल्कीन्स का हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कैटेलिस्ट लेंगे ऐसा जो कि रिएक्शन मिक्सचर में सॉल्यूबल होगा। क्योंकि जैसे आपको पहले समझना चाहिए कि व्हाट आर कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या होते हैं? कैटेलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे चेंज करते हैं? या तो वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं या वो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर देते हैं। अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं पॉजिटिव कैटेलिस्ट, और अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं नेगेटिव कैटेलिस्ट। जनरली हम इनको पॉइजन्स भी बोल देते हैं कि ये कैटेलिटिकली पॉइजन है, मीन्स उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। ये कैटेलिस्ट कैसे अल्टर करते हैं या चेंज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को? कैटेलिस्ट अपनी सरफेस के ऊपर अगर हेट्रोजिनस है और होमोजिनस है तो अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही ये रिएक्टेंट्स को अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं या उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिट एरिया में या उस मॉलिक्यूल के ऊपर ज्यादा हो जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं, ये उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, जिसको आप एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हो, ये उसको डिक्रीज कर देते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। और जो डिक्रीज करने वाले कैटेलिस्ट होते हैं वो इसका रिवर्स करते हैं, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी को वो इंक्रीज कर देते हैं। तो यहां ध्यान देंगे, ये जो कैटेलिस्ट हैं ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होमोजीनस कैटेलिस्ट, सेकेंड हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट। क्या होते हैं होमोजीनस कैटेलिस्ट? ये ऐसे कैटेलिस्ट होते हैं या ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि रिएक्शन मिक्सचर में पूरी तरह से सॉल्युबल होते हैं। अगर रिएक्शन मिक्सचर मींस ए और बी की रिएक्शन हो रही है और दोनों लिक्विड हैं तो ये कैटेलिस्ट भी क्या होगा, लिक्विड होगा। और अगर वो गैसियस है तो ये कैटेलिस्ट भी क्या होगा, गैसियस स्टेट में होगा। तो ये पूरी तरह से उसमें कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। जबकि हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट क्या होते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में सॉल्युबल नहीं होते। रिएक्शन मिक्सचर लिक्विड हो या गैस हो, ये उसमें सॉल्युबल नहीं होंगे, बल्कि ये क्या होते हैं, उससे इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे लिक्विड में आपने सॉलिड डाल दिया या गैस में आपने सॉलिड डाल दिया तो वो सॉलिड कैटेलिस्ट उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। डिफिकल्ट टू सेपरेट, क्योंकि ये उसमें पूरी तरह से मिसिबल होते हैं, पूरी तरह से सॉल्युबल होते हैं, तो इसलिए आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो इनको डिफिकल्ट होता है सेपरेट करना रिएक्शन मिक्सचर से। जबकि ये क्योंकि हेट्रोजीनस होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, तो इनको सेपरेट करना काफी इजी होता है। ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर मीन्स एम्बिएंट टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर या उससे थोड़े से हाई टेम्परेचर के ऊपर ही कैटेलिस्ट का काम करते हैं। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है इतनी कर देते हैं कि वो लो टेम्परेचर पे, एम्बिएंट टेम्परेचर पे होने लगती है। जबकि ये कैटेलिस्ट एक्टिव होते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर। तो इसलिए इनकी जो, अगर आप ग्रीन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, सो दे आर नॉट गुड फॉर ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये हाई टेम्परेचर प्रेशर पे करते हैं, जबकि ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर एक्ट करते हैं। और इस पूरे वर्ल्ड में अगर हम टॉप 20 केमिकल्स देखें जो कि सिंथेसाइज किए जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कैटेलिस्ट, तो उसमें भी जो टॉप 10 कंपाउंड्स या प्रोडक्ट जो बनते हैं वो कौन से हैं? H2SO4 नंबर 1 पे है। मीन्स इस वर्ल्ड में अगर कोई केमिकल टॉप 1 में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो H2SO4 है, जिसमें हम कैटेलिस्ट काम में लाते हैं। वो एक स्पेशल स्टेप होता है जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको हम H2SO4 में डिसॉल्व करते हैं, ओलियम बनता है, ओलियम से फिर हम डाइल्यूट करके H2SO4 बनाते हैं। सिमिलरली सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन इथाइलिन गैस का, थर्ड नंबर पे लाइम, फोर्थ पे अमोनिया, जिसको आप हेबर प्रोसेस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से बनाते हो। नेक्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड,
chlorine, phosphoric acid, then propylene, and after that sodium carbonate and 1,2-dichloroethane. इसके अलावा और भी कई कंपाउंड्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट ही बनाए जाते हैं. In this sequence, now we will see hydrogenation of alkenes. Hydrogenation of alkenes में जैसे ये आपने एक सिंबॉलिकली एल्कीन ली है इथीन, और इथीन की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन से कराते हैं हमें मिलता है इथेन. थर्मोडायनेमिकली इट इज मोस्ट फेवर्ड रिएक्शन. वाई? कि इसमें आप देख रहे हैं एक वीक एनर्जी वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और दो आपको मिल रहे हैं. अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं CH2HH, तो आप देख रहे हैं दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं जो कि हाई एनर्जी के हैं. तो आप देखेंगे जो रिक्वायर्ड एनर्जी है इस पाई बॉन्ड को और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इट इज लेस, जबकि जो बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है. तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी को करें तो वो नेगेटिव में 101 किलो जूल पर मोल आता है. लेकिन बावजूद थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड होने के ये वाली रिएक्शन काफी स्लो होती है. क्यों स्लो होती है? क्योंकि जो हाइड्रोजन और इथीन है इनका आपस में रिएक्शन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है. लेकिन वी नो नंबर ऑफ कैटलिस्ट, हिट्रोजिनस एंड होमोजिनस कैटलिस्ट होते हैं जो इस रिएक्शन की स्पीड को या रेट को काफी फास्ट कर देते हैं. वो दोनों ही तरह के हमें काफी नोन है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है दैट इज विल्किंसन कैटलिस्ट. विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है? जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जॉफ्री विल्किंसन, उन्होंने 1965 में इसको डिजाइन किया था और जिसके लिए 1974 में उनको नोबेल प्राइज से डेकोरेट किया गया. तो इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो कैटलिस्ट है वो क्या करते हैं टू ब्रिंग रिएक्टेंट्स क्लोज. ये रिएक्टेंट्स इनका फंक्शन होता है कि ये रिएक्टेंट मीन्स इथाइलिन और हाइड्रोजन को पास लाने का काम करते हैं. नेक्स्ट दे एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन सोर्स और सिंक. या तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं या इलेक्ट्रॉन लेने का, सिंक की तरह काम करते हैं. और हम क्या देखते हैं ज्यादातर जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे हैव एम्प्टी एज वेल एज फिल्ड डी ऑर्बिटल्स. जितने भी ट्रांजिशन है उनमें ज्यादातर एलिमेंट्स के पास फिल्ड ऑर्बिटल्स भी होते हैं, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन है, और उनके पास एट उसी टाइम पे क्या होता है वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं. तो वैकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, मीन्स ये सिंक की तरह काम कर सकते हैं, और अपने ये फील्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं किसी को दे सकते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह या इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह काम करते हैं. तो विल्किंसन कैटलिस्ट क्या था जो सबसे पहले जॉफ्री विल्किंसन ने बनाया था? वो था रोडियम क्लोराइड लिया उन्होंने, जिसमें रोडियम थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसकी रिएक्शन फॉस्फीन से करा दी टोलुइन सॉल्वेंट में. तो हम क्या देखते हैं रोडियम 1 क्लोरो ट्रिस ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, इसके साथ ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है जो बरगंडी रेड कलर का होता है ये एज ए कैटलिस्ट काम में लेते हैं, और साथ में बनता है हमें ट्राइफिनाइल ऑक्सोफॉस्फीन. तो इस तरीके से इन्होंने इसको सिंथेसाइज किया, और अब हम देखेंगे कि कितने और कंपाउंड्स को हम एज ए कैटलिस्ट काम में ला सकते हैं और उस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है. क्योंकि इस रिएक्शन को ओवरऑल हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. हाइड्रोजन का ऐड होना किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन. There are three main types of homogeneous catalyst. First one is catalyst which do not have metal hydrogen bond. Means ऐसे catalyst जिसमें metal और hydrogen के बीच में bond नहीं है या hydrogen है ही नहीं. Next one जिसमें metal और hydrogen है, means metal hydrogen bond है, इनको हम hydrido complex भी बोलते हैं. And third one is hydrides of early transition and F block एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स को हम इस कैटेगरी में रखते हैं. इनमें इनके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे आपने देखा कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोरो रोडियम, इसमें रोडियम ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट में. सिमिलरली बिस
ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और ये सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे रोडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सिमिलरली यहाँ आप देख रहे हैं रोडियम और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, तो इसको हम बोलेंगे बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कार्बोनिल हाइड्राइडो रोडियम, और इसको हम बोलेंगे बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोरो हाइड्राइडो रोडियम। तो ये दो एग्जाम्पल हैं जिसमें आप देख रहे हैं मेटल और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। और तीसरा एग्जाम्पल है बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल, सीपी हम किसको बोलते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, एंड LU स्टैंड्स फॉर एनी लेंथेनॉइड और एनी एक्टिनॉइड। और हमने यहाँ पे लेंथेनॉइड का LU लिया है, एक्टिनॉइड लेते तो हम AN लिख देते, और अगर कोई ट्रांजिशन मेटल लिखते तो हम सिंपली M भी लिख सकते थे। अब इनमें भी क्या डिफरेंस होता है कि ये जो दोनों टाइप के कैटलिस्ट है, इनमें एक स्टेप कैटलिस्ट में जरूर होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन। मीन्स इस कैटलिस्ट या इसके ऊपर इनमें से किसी पर भी जब आप हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन करोगे इनकी हेल्प से, तो बीच में एक स्टेप कैटलिस्ट के ऊपर जरूर आएगा जब इसका ऑक्सीडेशन भी होगा। मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट से ये थर्ड में जाएगा या 0 से ये 2 में जाएगा, और साथ में इसके ऊपर कोई ना कोई मॉलिक्यूल आके ऐड भी होगा। तो इसमें एक ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप इन्वॉल्व होता है इन दोनों ही टाइप के कैटलिस्ट में। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स को जब हम एज ए कैटलिस्ट काम में लाते हैं तो वहां ऑक्सीडेटिव एडिशन वाला स्टेप नहीं होता। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन विद विल्किंसन कैटलिस्ट। इसमें हम एल्कीन लेंगे और एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट एंड वी विल गेट एल्केन। इसमें ये स्टेप हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती है, लेकिन बेसिकली इट इन्वॉल्व्स 6 स्टेप्स। तो ये आपका विल्किंसन कैटलिस्ट है। रोडियम जिसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इससे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये 3 इससे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन मॉलिक्यूल और एक क्लोरो रेडिकल लिगेंड जुड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर जब हाइड्रोजन जुड़ती है तो ये वाला स्टेप कहलाता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, क्योंकि यहाँ 1 से ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, 3 में, और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। यहाँ ध्यान देना कि ये दोनों हाइड्रोजन इससे हमेशा सिस पोजीशन पर ही जुड़ते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इट मीन्स ये सिस पोजीशन में है। और इसकी जो रिवर्स रिएक्शन है इसको हम रिडक्टिव एलिमिनेशन कहते हैं, क्योंकि देखो 1 से 3 में जा रहा है ऑक्सीडेशन, साथ में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है एडिशन, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। लेकिन इसकी रिवर्स रिएक्शन में 3 से 1 में आ रहा है रिडक्शन, और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है इसलिए एलिमिनेशन। और ये दोनों रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल मोड में रहती हैं। साथ में अब इसमें से एक फॉस्फीन मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, ये भी इसके साथ रिवर्सिबल रहती है। तो आप ये देख रहे हो कौन सा फॉस्फीन इसमें से एलिमिनेट हो रहा है, जो कि ट्रांस टू हाइड्रोजन है। तो हमने इस हाइड्रोजन के ट्रांस को ले लिया, आप चाहते तो इसको भी ले सकते थे। तो ये देखो ट्रांस टू जो पोजीशन है फॉस्फीन की वो इस समय वैकेंट है। अब ये पेंटावेलेंट कंपाउंड बन गया। अब इसमें इथीन मॉलिक्यूल आके ऐड होता है इस वैकेंट साइट के ऊपर। तो ये देखो ये वैकेंट साइट के ऊपर इथीन मॉलिक्यूल जुड़ गया, और जैसे हमने एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस में देखा था कि ये बॉन्ड इतना प्रोमिनेंट होता है कि ये इससे दोनों से जुड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ देखो अभी ये एल्कीन कॉम्प्लेक्स है, अब इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होता है कि ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और हाइड्रोजन जो सिस पोजीशन पे है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो इट मीन्स रोडियम और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक करके और कौन जुड़ गया, ये पूरा इथीन मॉलिक्यूल जुड़ गया। तो ध्यान दो ये क्या बन गया, RH CH2 CH2H। रोडियम और हाइड्रोजन के बीच में मैंने यहाँ लिखा है, आप चाहते तो इसको इस पोजीशन पे भी लिख सकते थे, क्योंकि अभी भी ये क्या है, इस हाइड्रोजन के साथ सिस पोजीशन पर ही है। और अब इसमें से इथेन मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। ये जो हाइड्रोजन है वो इन दोनों के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करता है और इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। तो ये 3 इसके साथ जुड़े रहते हैं, तो आपको ये मिलता है बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोरो रोडियम। यहाँ पे आप देखेंगे रोडियम की अगेन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 1।
अब ये एक, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें 3 ही वैलेंसी है इसकी, तो अब इसके ऊपर कौन अटैच होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, जो इस सेकंड मॉलिक्यूल में एलिमिनेट हुआ था वही इसके पास आके दोबारा जुड़ जाता है और आपको कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है, मीन्स वापस आपको रीगेन हो जाता है। तो इसी तरीके से ये रिएक्शन इन्फिनिटी टाइम तक चलती रहती है और हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इसी वे से इंक्रीज करते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन का जो हमने अभी मैकेनिज्म देखा, उसके 6 स्टेप्स को हम याद करने के लिए उसकी समरी बनाकर इस तरह से याद कर रख सकते हैं कि उसके फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन ऐड होता है, सेकेंड स्टेप में -PPH3 मीन्स ट्राइफिनाइल फॉस्फीन उसमें से एलिमिनेट होता है, और नेक्स्ट स्टेप में वैकेंट साइड पे एडिशन ऑफ एल्कीन होता है, और फिर हाइड्रोजन का ट्रांसफर, और हाइड्रोजन ट्रांसफर के बाद एडिशन ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, जो सेकेंड में बाहर निकला था वही मॉलिक्यूल आके दोबारा जुड़ जाता है। और 6th स्टेप में थर्ड का रिवर्स होता है, यहाँ पे एल्कीन जुड़ी थी, यहाँ पे एल्केन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इनके स्टेप्स को अगर आप समरी बना के याद करते हो तो आपको मैकेनिज्म लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इन स्टेप्स को अच्छे से याद कर सकते हैं कि किसके पहले क्या होगा एडिशन, फिर किसका एलिमिनेशन होगा, फिर किसका एडिशन होगा, फिर किसका एलिमिनेशन होगा। Next type of catalyst for hydrogenation of alkenes, that is monohydrido catalyst। अभी हमने देखा था जिसमें MH बॉन्ड नहीं था, अब हम देख रहे हैं जिसमें मेटल और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कार्बोनाइल हाइड्राइडो रोडियम, नेक्स्ट वन इज ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोरो हाइड्राइडो रोडियम, एंड नेक्स्ट वन इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कार्बोनिल हाइड्राइडो इरिडियम। इन तीनों ही कंपाउंड्स में आप देख रहे हैं कि मेटल और हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड हैं। अब आप इसमें देखेंगे इनमें इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या होता है, पेंटावैलेंट है, क्योंकि देखो 3 4 5 लिगेंड्स हैं इसमें, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर रखता है। ये कार्बन मोनोक्साइड हाइड्रोजन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, इसमें से एक मॉलिक्यूल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का एलिमिनेट होता है। तो देखो ये 3 जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के थे, इसमें एक साइड क्या हो गई, खाली हो गई, और इसमें से ये एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एलिमिनेट हो जाता है और आपको मिलता है ये वाला कंपाउंड जिसमें टेट्रावैलेंट है, 4 ही लिगेंड इससे जुड़े हुए हैं। अब इसके ऊपर इस वैकेंट साइड के ऊपर एल्कीन मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CHR, कोई सी भी एल्कीन हो सकती है, वो इसके ऊपर जुड़ता है। तो ये देखो ये डबल बॉन्ड की हेल्प से ये अगेन क्या हो गया, पेंटावैलेंट लिगेंड, मतलब 5 लिगेंड इससे जुड़ गए, पेंटावैलेंट कंपाउंड बन गया। अब इसमें 2 तरह से हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है। ये जो हाइड्रोजन है इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है, या तो इस कार्बन पे या इस कार्बन पे। अगर वो इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता है अगर वहीं पे आके हाइड्रोजन जुड़ती है तो हम उसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो या तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, ये भी काफी फास्ट रिएक्शन होती है। तो इसमें देखो ये रोडियम के साथ एक कार्बन मोनोक्साइड, और ये 2 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन थे, ये 2 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और ये जो CH2 CHR था ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये कार्बन क्या होगा, रोडियम से अटैच हो जाएगा, तो आपको मिलेगा CHR और ये हो जाएगा CH3। तो ये प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन ये एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ भी हो सकता है। तो हम क्या देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ में, ये हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहां के ऊपर हाइड्रोजन पहले से कम है। तो हम क्या देखते हैं, वो इस कार्बन के ऊपर आने वाला है। तो जब इस कार्बन पे आएगा तो ये वाला कार्बन रोडियम से जुड़ेगा, तो ये पूरी एक चेन पीछे बन जाएगी। तो आपको मिल जाएगा CH2 CH2R। तो ये था एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये 2 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और एक कार्बन मोनोक्साइड इससे जुड़ा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो पेंटावैलेंट था अगेन क्या हो गया, टेट्रावैलेंट कंपाउंड हो गया, चाहे मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ, और इनके बीच में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहता है। लेकिन ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन वाला कंपाउंड है इसके ऊपर अब हाइड्रोजन का अटैक होता है, हाइड्रोजन आके जुड़ती है और ये पेंटावैलेंट से कन्वर्ट हो जाता है
हेक्सावैलेंट में। ये देखो यहाँ पे सॉरी टेट्रावैलेंट था, तो ये टेट्रावैलेंट से कन्वर्ट हो जाता है हेक्सावैलेंट में। तो ये दो हाइड्रोजन इससे सिस पोजीशन के ऊपर आकर जुड़ जाते हैं और ये रिएक्शन काफी स्लो रिएक्शन होती है। अब इसमें ये एक हाइड्रोजन इसके ऊपर, इस बॉन्ड के ऊपर जुड़ जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है, और यहां से ये हट जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा RCH2CH3। तो ये एल्केन का मॉलिक्यूल क्या हुआ, माइनस हो गया, इसमें से बाहर निकल गया और ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ रहा। इट मीन्स आपको दोबारा से क्या मिल गया, पेंटावैलेंट आपका हाइड्राइडो कैटलिस्ट मिल गया। इस तरह से ये धीरे धीरे जो रिएक्शन है वो चलती भी रहती है और साथ साथ कैटलिस्ट रीजनरेट होता रहता है। अगेन ये पार्टिसिपेट करता है और इस तरह का साइकिल चलता रहता है। ये रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है। तो आप जानते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा रूम टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा रूम प्रेशर है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे कैरी आउट होती है। और यहाँ ध्यान दें कि अगर आप जैसे ये बना, इसके ऊपर आप दोबारा इथीन का अटैक कर सकते हैं, फिर दोबारा, और इसको बार बार अगर आप फॉलो अप करते हैं तो आपको हाई डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपिलीन इस तरीके से ये मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो यहाँ हम इस रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन के काम में भी आगे चल के काम में लेते हैं। लेकिन अभी हमने किसका मैकेनिज्म पढ़ा, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन का। अब आप इस रिएक्शन को या इससे पहले वाली रिएक्शन को कैसे याद रख सकते हो कि आपने कैटलिस्ट का नाम याद रखा। अब आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ फॉस्फीन का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। तो आप इसमें लिख देंगे फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। फिर सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ एल्कीन हो रहा है। तो आप लिख देंगे सेकंड स्टेप इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ एल्कीन। फिर थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, उसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो आप लिखेंगे रीअरेंजमेंट हो रहा है, कैसे, मार्कोनिकॉफ पी और एंटी मार्कोनिकॉफ पी। फिर फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन ऐड हो रही है। ये फोर्थ स्टेप में हाइड्रोजन ऐड हो रही थी। और इसके बाद क्या हो रहा है, फिफ्थ स्टेप में एलिमिनेशन ऑफ एल्केन। तो ये आपका हो गया एल्केन। तो आप इन 5 स्टेप्स की समरी बनाकर भी इसको याद कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा पिछला मैकेनिज्म था उसकी भी आप 6 स्टेप्स की समरी बना के याद कर सकते हैं। थर्ड मैकेनिज्म फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इज यूजिंग हाइड्राइड कैटलिस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, अर्ली ट्रांजिशन मेटल और लेंथेनाइड्स। इसमें हम क्या देखते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हाइड्राइड या लेंथेनाइड्स का हाइड्राइड काम में लेते हैं, जैसे टाइटेनियम हाइड्राइड या बिसाइक्लोपेंटाडाइनाइल लेंथेनाइड हाइड्राइड, बिसाइक्लोपेंटाडाइनाइल थोरियम हाइड्राइड। इनमें आप देख रहे हैं मेटल और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड जरूर है। और इन रिएक्शंस में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि लेंथेनाइड्स जो ऑलरेडी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको अगर आप ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे तो वो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। और लेंथेनाइड्स के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और लेंथेनाइड्स भी जो अर्ली लेंथेनाइड्स हैं वो 1, 3, 4, 5 इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल ऑक्सीडेशन 3 ही दिखाते हैं। उनकी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना मुश्किल होती है। तो हम क्या देखते हैं, इसके अंदर विल्किंसन जो कैटलिस्ट है, हालांकि वो उसके लिए विल्किंसन को 1974 में नोबेल प्राइज मिला, लेकिन फिर भी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट नहीं थी। लेकिन अगर हम हाइड्राइडो विल्किंसन कैटलिस्ट लेते हैं, जो अभी हमने इससे पहले देखा, उसकी स्पीड ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा होती है। जबकि इसकी जिसमें हम मेटल हाइड्राइड्स काम में ला रहे हैं, ट्रांजिशन या लेंथेनाइड्स के हाइड्राइड, ये 100 टाइम मोर फास्टर होते हैं इन कंपैरिजन टू विल्किंसन कैटलिस्ट। तो अब हम देखते हैं इसका क्या मैकेनिज्म होता है। जैसे ये मेटल और हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैं इसकी ये जो वैलेंसी साइक्लोपेंटाडाइनाइल्स हैं इनको मैं नहीं बना रही हूँ। तो ये मैंने मेटल हाइड्राइड लिया और ये एल्कीन लिया। एल्कीन के ऊपर ये दोनों पोजीशन पे हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और एल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेटल और हाइड्रोजन में मेटल अटैक के ऊपर अटैक करता है ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन और आपको मिलता है ये कार्बन का। इसके बाद ये दोनों ही कार्बन मेटल और हाइड्रोजन से जुड़ जाते हैं, तो जिसमें आपको क्या मिल रहा है, टेट्रावैलेंट कंपाउंड मिल रहा है। तो ये देखो कार्बन कार्बन ये हाइड्रोजन से जुड़ गया और हाइड्रोजन से, और ये पार्शियल बॉन्डिंग है, मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं।
अब इस कंपाउंड में हम क्या देखते हैं कि जैसे ही ये एक साइक्लिक कंपाउंड बना, इसमें ये मेटल अब कंप्लीटली एक कार्बन से जुड़ जाता है। पहले ये दोनों के बीच में था, फिर ये हाफ इससे था, हाफ हाइड्रोजन से था, अब ये कंप्लीटली इससे जुड़ जाता है और जो इसकी बाकी दो वैलेंसी पे जुड़ा हुआ था, जो भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल, वो जुड़ा रहता है। तो आपने देखा एक कार्बन का तो हाइड्रोजनेशन यही हो गया, और कौन से हाइड्रोजन से हुआ, जो कि मेटल के पास ऑलरेडी थी। अब इस बॉन्ड के ऊपर, कार्बन और मेटल वाले बॉन्ड के ऊपर कौन अटैक करता है, हाइड्रोजन। तो ये देखो, ये कार्बन, ये वाला कार्बन है जिसमें आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन और दो भी, जो भी इसके पास एल्काइल ग्रुप थे या हाइड्रोजन थे वो जुड़े हुए हैं। और इस कार्बन और मेटल के ऊपर, कार्बन और मेटल के ऊपर कौन अटैक करता है, हाइड्रोजन। तो देखो वो इससे भी बॉन्ड बना रहा है, इससे भी, और ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। ये नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और अल्टीमेटली क्या होगा, ये बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा, ये पूरा ब्रेक हो जाएगा और ये दो नए बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये आपको इथेन या एल्केन बाहर निकल जाएगा और साथ में मेटल के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जिससे आपको कैटलिस्ट दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। अब इसमें भी अगर आप इसकी समरी बनाना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में एडिशन ऑफ एल्कीन, फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो गया, फिर सेकेंड स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। फिर थर्ड स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से जब आप यहां आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उसमें ट्रांसफर हो रहा है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर। तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन ट्रांसफर। और फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप लिख सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है, एल्केन एलिमिनेट हो रही है और साथ में आपका कैटलिस्ट बन रहा है। तो आप फिफ्थ स्टेप में लिख सकते हैं माइनस एल्केन, जो भी एल्केन बनी आप उसको लिख सकते हैं कि वो एलिमिनेट हो रही है। तो इस तरह से हम समरी बना के तीनों के तीनों मैकेनिज्म को याद कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 1, who got Nobel Prize in 1974 for catalysts? A. Wilkinson, B. Gies, C. Ziegler-Natta. Question number 2, types of Wilkinson catalysts are A. 1, B. 2, C. 3. आपको बताना है विल्किंसन कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विल्किंसन्स कैटलिस्ट आर, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ए. सॉल्युबल इन रिएक्शन मिक्सचर, बी. वर्क एट लो टेम्परेचर, सी. वर्क एट हाई टेम्परेचर। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विल्किंसन्स कैटलिस्ट आर, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगेन। ए. डिफिकल्ट टू आइसोलेट फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर, बी. वर्क एट लो प्रेशर, सी. वर्क एट हाई प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 5, heterogeneous catalysts are, select incorrect statement again. A. Difficult to isolate from reaction mixture, B. Work at high temperature, C. Work at high pressure. Now comes answer key. 1. A, 2. C, 3. C, 4. C, 5. A. तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट homogeneous hydrogenation of alkenes, and thank you for watching this lecture. All the very best.